दादाजी चाहते थे कि तुम पूरी जिंदगी एक रिच सेकंड जनरेशन हेयर की तरह आराम से रहो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत फीमेल सीईओ को पत्नी के रूप में ढूंढ लिया। तुम्हारे सामने खड़ी गोरी, बेहद खूबसूरत, लंबी टांगों वाली और परिपक्व बड़ी बहन जैसी महिला को देखकर तुमने तुरंत उसे शुरुआत में ही अपना रौब दिखाने का फैसला किया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम भी मुझसे प्यार मत करना। शादी के बाद हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे, कोई किसी के मामलों में दखल नहीं देगा। किसने कहा कि मैं काबिल नहीं हूं? तुम्हारा चेहरा पल भर में लाल हो गया। तुम्हारी आवाज भी पहले से कहीं ऊंची हो गई। तुम्हारे मन में आया कि काश अपने कथित एक रात में 7 बार और हर बार आधे घंटे से ज्यादा वाले तथाकथित कारनामे उसके सामने रखकर अपनी बात साबित कर पाते। लेकिन दादाजी ने बस हल्के से पलट कर पूछा, अगर तुम इतने काबिल हो तो किंग क्यू अभी तक गर्भवती क्यों नहीं हुई? तुम लोगों की शादी को 1 महीने से भी ज्यादा हो गया। इतने समय में भी अगर तुम किंग क्यू को गर्भवती नहीं कर पाए तो तुम्हें यह सब कहते हुए शर्म नहीं आती? उन्होंने तिरस्कार से होंठ सिकोड़ लिए। तुम्हें गुस्सा भी आ रहा था और बेबसी भी महसूस हो रही थी। ऐसा लगा मानो इस पल तुम्हारी सारी सफाइयां और दलीलें बिल्कुल बेअसर हो गई हों। क्योंकि शेन किंग क्यू गर्भवती नहीं हुई थी, इसलिए सारा दोष सीधे तुम्हारे सिर मढ़ दिया गया, मानो यह पक्का सबूत हो कि तुम में ही कमी है। लेकिन तुमने हार नहीं मानी और आखिरी बार विरोध करते हुए कहा, वो गर्भवती नहीं हुई तो इसमें सिर्फ मेरी ही गलती क्यों मानी जा रही है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि समस्या उसकी तरफ हो? यह जरूरी क्यों है कि कमी मुझमें ही हो? दादाजी ने तुम्हें सिर से पांव तक गौर से देखा और पूरे विश्वास के साथ बोले, क्योंकि तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम्हें वो बात नहीं है। यह सुनते ही तुम्हारा सारा जोश पल भर में ठंडा पड़ गया। ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर की ताकत ही किसी ने खींच ली हो। अगर तुम्हारे अंदर शर्म की आखिरी चिंगारी भी बाकी न होती तो शायद तुम वहीं सबके सामने अपनी बात साबित करने की कोशिश कर बैठते कि दादाजी का आरोप गलत है। जब तुम पूरी तरह निराश होकर खड़े थे तभी दादाजी ने शांत स्वर में एक और बात कही, आगे से किंग क्यू का अच्छे से ख्याल रखना। हम ये फैमिली की इज्जत और प्रतिष्ठा अब उसी के सहारे टिकी हुई है। दादाजी की आवाज अब भी तुम्हारे कानों में गूंज रही थी। उन्होंने तुम्हारी ओर देखा, धीरे से सिर हिलाया और उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। तुम पर भरोसा करके छोड़ो। अब तुम्हें पूरी तरह समझ आ गया था। इस पूरे मामले में तुम बस मजाक का पात्र बनकर रह गए थे। तुम बिना कुछ कहे मुड़े और वहां से चले गए, क्योंकि वहां एक पल और रुकना भी अपने अपमान को और बढ़ाने जैसा था। कुछ ही समय बाद ये ग्रुप के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ने शेन किंग क्यू से संपर्क किया। उसे आधिकारिक तौर पर ब्रांड एम्बेसडर बनने का निमंत्रण दिया गया। जब यह खबर तुम्हारे कानों तक पहुंची तो साथ ही शेन किंग क्यू की प्रतिक्रिया भी सुनने को मिली। कहा जाता है कि वह इस प्रस्ताव से काफी हैरान हुई। उसने पीआर डिपार्टमेंट से उल्टा सवाल किया, आप लोगों ने ये फैमिली के यंग मास्टर को क्यों नहीं चुना? उनकी इमेज और टेम्परामेंट तो मुझसे भी बेहतर है। लेकिन पीआर डिपार्टमेंट का जवाब ऐसा था मानो तुम्हारे दिल में एक और छुरा घोंप दिया गया हो। प्रेसिडेंट का मानना है कि यंग मास्टर की पब्लिक इमेज कभी भी बुरी तरह गिर सकती है। शेन किंग क्यू ने यह सुनकर बस हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कम से कम उनके पास गिरने के लिए अभी भी एक इमारत तो है। मेरे हिसाब से तो वो पहले ही खंडहर बन चुके हैं। जब यह बात भी किसी तरह तुम्हारे कानों तक पहुंची तो तुम गुस्से से कांप उठे। ठीक है, बहुत बढ़िया, सच में कमाल है। तुम्हारी जिंदगी के 2 सबसे महत्वपूर्ण लोग, तुम्हारे दादाजी और तुम्हारी पत्नी, एक पूरी तरह यकीन कर चुका था कि तुम किसी काम के नहीं हो, और दूसरी तुम्हें मानो पहले से ही एक उजड़ा हुआ खंडहर समझ चुकी थी। ठीक है, तुम सच में शुरू से आखिर तक बस एक मस्खरा ही निकले। उस शाम तुम्हारा इरादा था कि अपने सबसे करीबी दोस्त और मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट जैसे साथी XIOC के साथ बार में जाकर 2 पैग पियोगे। सोचा था शायद उसकी 2-4 दिलासा देने वाली बातें तुम्हारे टूटे हुए मन को थोड़ा सुकून दे दें। लेकिन ऑफिस से छुट्टी होने ही वाली थी कि अचानक बुलगड़ी का फोन आ गया। उन्होंने बताया, सर, आपकी कस्टम मेड डायमंड रिंग तैयार हो चुकी है। उसे पहले ही ये फैमिली रेसिडेंस भेज दिया गया है। यह सुनते ही तुम्हारे मन में हलचल मच गई। एक पल में ही बाहर जाने का सारा मन खत्म हो गया। घर लौटने पर
बटलर झाओ ने सचमुच तुम्हें एक बेहद खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स थमा दिया। तुम उसे लेकर अपने कमरे में गए और धीरे से खोला। अंदर रखी रॉयल ब्लू डायमंड रिंग रोशनी में गहरे, रहस्यमय और बेहद चमकदार प्रकाश से जगमगा उठी। उसकी क्राफ्ट्समैनशिप इतनी बेहतरीन थी कि उसमें जरा सी भी कमी निकालना नामुमकिन था। तुम कुछ देर तक उस रॉयल ब्लू डायमंड रिंग को चुपचाप निहारते रहे, लेकिन अगले ही पल तुमने अचानक बॉक्स बंद कर दिया। शेन केंक्यू ने मुझे खंडहर कहा था, तो यह रिंग मैं उसे अभी बिल्कुल नहीं दूंगा। जिस दिन मेरा मन करेगा, या जब वह कभी मेरी तारीफ में एक अच्छी बात कहेगी, तभी उसे यह दूंगा। रात के खाने की मेज पर तुम चुपचाप मुंह बनाकर खाना खाते रहे, पूरे समय एक शब्द भी नहीं बोले। तभी दादाजी की पैनी नजर तुम पर पड़ी। वह मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है, हमारा खंडहर आज उदास है। यह सुनते ही तुम्हारा चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुमने घबराकर पहले दादाजी की तरफ देखा, फिर अपने बगल में बैठी शेन केंक्यू पर एक नजर डाली, और आखिर में बिना कुछ कहे अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। शेन केंक्यू पूरे समय चुप रही, लेकिन उसने अपनी सर्विंग चॉपस्टिक्स से तुम्हारी प्लेट में चुपचाप एक पोक रिब रख दी। तुमने अपनी कटोरी में अचानक आई उस डिश को देखा, फिर नजर उठाकर उसकी ओर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस तुम्हारी नजरों का सामना करते हुए एक बार फिर चॉपस्टिक्स बढ़ाई और कुछ हरी सब्जियां भी तुम्हारी कटोरी में रख दी। तुम्हारे होठों पर छाई सख्ती अनजाने में ही थोड़ी ढीली पड़ गई। बिना कुछ कहे तुम्हारे होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। तुमने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना खाने लगे। पास बैठे दादाजी ने यह सब देखा तो उनके होंठ अनायास फड़क उठे। वह हंसी दबाते हुए बोले, सच में कोई आत्मसम्मान नहीं है तुम्हारा। बस 2 कौर सब्जी क्या मिली, तुरंत मान भी गए। क्या ये फैमिली में तुम्हें कभी सब्जी खाने को नहीं मिलती थी? रात का खाना खाकर जैसे ही तुम अपने कमरे में लौटे, दिल में बची हुई सारी झिझक आखिर टूट गई। शेन केंक्यू ने खुद अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। उसने इतना कदम आगे बढ़ाया है, तो मुझे भी एक बड़े दिल वाला इंसान बनना चाहिए। तुमने वह वेलवेट बॉक्स निकाला और ऐसे दिखाया जैसे यह कोई बड़ी बात ही न हो। फिर उसे उसकी ओर बढ़ाते हुए सिर्फ एक शब्द कहा, लो। शेन केंक्यू ने हल्के से हैरानी के साथ बॉक्स अपने हाथ में लिया। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखों में आश्चर्य और भी गहरा हो गया। उस वेलवेट बॉक्स के अंदर एक बेहद बड़ा रॉयल ब्लू डायमंड रिंग शांतिपूर्वक रखा था। रोशनी पड़ते ही उसकी चमक रंग बिरंगी किरणों की तरह चारों ओर बिखरने लगी। शेन केंक्यू एक नजर में समझ गई कि इस रॉयल ब्लू डायमंड रिंग की कीमत कम से कम 9 अंकों, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में होगी। लेकिन वह यह भी जानती थी कि भले ही तुम ये फैमिली के यंग मास्टर थे, तुम्हारे पास निजी तौर पर इतने पैसे नहीं हो सकते थे। उसने सिर उठाकर तुम्हारी ओर देखा। उसकी चमकती हुई आंखों में हल्का सा आश्चर्य और खुशी झलक रही थी। ये मेरे लिए है? तुम्हारे गाल हल्के हल्के गर्म हो गए। आखिर यह पहली बार था जब तुम किसी लड़की को गिफ्ट दे रहे थे। तुम्हारे दिल में घबराहट और हल्की सी शर्म दोनों एक साथ उमड़ पड़ी। फिर भी तुमने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। हाँ, तुमने बनावटी सहजता के साथ सिर हिलाया। थैंक यू। शेन केंक्यू हल्के से मुस्कुराई। उसने रिंग को बॉक्स से निकाला, फिर अपनी गोरी, पतली और लंबी उंगलियों वाला हाथ तुम्हारी ओर बढ़ाते हुए धीरे से कहा, मेरे हाथ में पहना दो। उसका बढ़ा हुआ हाथ मानो किसी आर्टवर्क की तरह बिल्कुल परफेक्ट था। साफ, नाजुक और इतना कोमल कि उसमें जरा सी भी कमी नजर नहीं आती थी। तुम एक पल के लिए ठिठक गए। जब तुमने रिंग उठाई तो अचानक तुम्हारे मन में एक ख्याल आया, क्या मुझे एक घुटने पर बैठ जाना चाहिए? लेकिन आखिरकार तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने बस बहुत सावधानी से रिंग उठाई और पूरे ध्यान, सम्मान और गंभीरता के साथ उसे उसकी रिंग फिंगर में पहना दिया। उस रॉयल ब्लू डायमंड का गहरा नीला रंग उसकी बरसी गोरी त्वचा पर और भी ज्यादा निखर उठा, और उसकी उजली त्वचा ने उस नीले रंग को इतना निर्मल और शुद्ध बना दिया, मानो उस पर धूल का एक कण भी न हो। शेन केंक्यू ने अपनी उंगली में सजी रिंग को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर धीरे से कहा, बहुत खूबसूरत है। मुझे यह बहुत पसंद आई। शेन केंक्यू ने अपना हाथ उठाकर रोशनी के नीचे रिंग को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर खिली हुई मुस्कान इतनी उजली थी कि मानो पूरी दुनिया रोशन हो गई हो। उसकी यह बात सुनते ही तुम्हारे दिल पर रखा भारी बोझ आखिर उतर गया। तुम्हारे होठों पर मुस्कान अपने आप फैल गई। अगर तुम्हें पसंद आई, तो आगे भी तुम्हारे लिए खरीदूंगा। अपने दिल से दिया हुआ गिफ्ट सामने वाले को सचमुच पसंद आए,
इससे ज्यादा संतोष देने वाली बात और क्या हो सकती थी। शन केंग्यू कुछ पल तक चुपचाप तुम्हें देखती रही। शायद उसे लगा कि सिर्फ थैंक यू कहना उसके मन की बात कहने के लिए काफी नहीं है। उसने एक पल सोचा, फिर अगले ही क्षण उसने अचानक अपनी दोनों बाहें उठाकर तुम्हारे गले के चारों ओर कसकर लपेट दी। बिना किसी पूर्व संकेत के वह हल्का सा पंजों के बल उठी और अपने स्नेह व आभार को एक कोमल अचानक मिले चुंबन के साथ व्यक्त किया। तुम एक पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गए। तुम्हारा दिल मानो एक धड़कन के लिए रुक सा गया। आखिर बिस्तर पर साथ सोने के अलावा तुम्हारे और शन केंग्यू के बीच शायद ही कभी कोई निजी या स्नेहपूर्ण पल आया था। उसके इस अचानक मिले चुंबन ने तुम्हें बेहद खुश कर दिया, लेकिन उसी के साथ तुम्हारा दिमाग भी पल भर के लिए बिल्कुल खाली हो गया। ऐसा लग रहा था कि शन केंग्यू बस एक पल के लिए ही अपना स्नेह जताना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह पीछे हटने लगी तुमने उसे जाने नहीं दिया। तुमने धीरे से उसके सिर के पीछे हाथ रखकर उसे अपने पास रोक लिया और इस पल की अगुवाई अपने हाथ में ले ली। इसके बाद वह चुंबन और गहरा होता गया और तुम अपनी उमड़ती भावनाओं में पूरी तरह बह गए। तुम जोश और जवानी से भरे हुए थे। पिछले कुछ दिनों से शन केंग्यू अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड में थी, इसलिए हर रात तुम्हें अपने मन की बेचैनी को दबाकर रहना पड़ रहा था। अब बड़ी मुश्किल से तुम्हें उसके करीब आने का ऐसा पल मिला था। उस क्षण तुम्हारा संयम लगभग टूट गया। तुमने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे धीरे से अपनी ओर खींचा। फिर उसके कान के पास झुककर गर्म और भराई हुई आवाज में धीरे से कहा, वाइफ, मेरी मदद करो। एक एपिसोड काफी नहीं लगा? नीचे बाएं कोने में क्लिक करके आगे की कहानी देखें।